बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। ब्रजेंद्र बिस्वास के नाम के लड़के की हत्या कर दी गई और उसकी फैक्ट्री में ही हत्या की गई है, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। ये वारदात मेमनसिंह जिले में हुई है, जहां 18 दिसंबर को जिहादी जमात ने दीपू दास को बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया था। इससे पहले अमृत मंडल को भी पीट कर मार डाल गया था। दिसंबर महीने में अब तक 15 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। ब्रजेंद्र बिस्वास कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान उसके साथी स्टाफ ने गोली मार दी। हिंदुओं की हत्या पर भारत में भी गुस्सा है और हत्यारों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। चाहे नोमन मियां हो या दूसरा मियां हो, हत्यारे एक ही समुदाय के हैं और जिनकी हत्या की जा रही है वो भी एक ही समुदाय के हैं। इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। वहां ये जो हिंसा का तांडव चल रहा है वो कोई अनायास नहीं है, कोई संयोग नहीं है। वास्तव में जिहादी प्रयोग है, हिंदुओं के एथनिक क्लिंसिंग का एक माध्यम है और इस पर वहां की सरकार द्वारा चुप्पी। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये जो लोग मारे जा रहे हैं क्या बांग्लादेश के नहीं है क्या? कई हिंदुओं के घर जो है बाहर से लॉक करके और ज्वलनशील पदार्थ डालकर उनको आग लगा दी गई। जिंदा चला जा रहा है उनका सामान और लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब ऐसे हर चीजें होती है तो जब तक आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, जो भी है वो तो एकदम जब ही एक्शन होना चाहिए। जब एक्शन नहीं लेते उसको आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे तो पूरा फिर मामला एकदम बराबर होता है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी हो रहा है किसी की भी कोई भी कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है और इसके ऊपर जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो हिंदुओं की हालत क्या है बांग्लादेश में, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर महीने में ही 15 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान रोज की तरह स्टूडियो में हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और अवधेश कुमार भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। विनोद जी, ये जो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, जिस तरीके की हत्याएं एक के बाद एक बांग्लादेश में हो रही हैं, सवाल ज़हन में यही है कि इसका अंत कब होगा? ये जो नर्क जैसी व्यवस्था बन गई है बांग्लादेश में हिंदुओं की, ये कैसे सुधरेगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो वहाँ का सरकार और प्रशासन तो फेल है। बांग्लादेश में इसमें कोई शासन व्यवस्था, कोई कानून व्यवस्था, कोई सरकार है ही नहीं। एक कठपुतली सरकार है मोहम्मद यूनुस की। बाकी दूसरा एक ऐसी जहनियत बन गई है, एक मानसिक, जैसे अब ये घटना है, अब वो सिक्योरिटी गार्ड दोनों थे उनका, और वो नोमान जो जिसकी गोली से वो मौत हुई है ब्रजेंद्र की, अब दोनों साथी थे, उसने गोली मार दी। पुलिस कह रही है कि वो गलती से चल गई, लेकिन हत्या हुई, पुलिस जो भी कहे। तो इसका मतलब कहने के उसके मन में एक मानसिकता बन गई, एक वातावरण ऐसा बन गया कि घृणा का वातावरण बन गया, नफरत का वातावरण बन गया, और वो जिसको जहां मौका मिल रहा है वो मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बांग्लादेश की सरकार, तो सरकार है नहीं, समस्या तो ये है कि बात किससे की जाए। सरकार वहाँ पर और वहाँ की संस्थाएं और वहाँ की संगठन जो इसको दो स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले तो खैर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, नोमान को गिरफ्तारी कर लिया, अपनी गिरफ्तारी, लेकिन ऐसे तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर रोक लगाने के लिए क्या कारगर उपाय कर रहे हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। और भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को संदेश दिया। भारत सरकार के साथ सामने समस्या ये है कि आप डायरेक्ट हस्तक्षेप कर नहीं सकते, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, आप विरोध व्यक्त कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, यही कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ और रास्ता भी भारत को निकालना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव पड़े वहाँ की सरकार पर, वहाँ की व्यवस्था पर। भाई, आप दुनिया में तमाम देशों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, इस तरह से एथनिक क्लींजिंग हो रही है, एक तरह से अगर उसको माना जाए तो लगाइए प्रतिबंध, कुछ करिए इसकी अपील। अब यूनाइटेड नेशन में अपील करिए या और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की घटनाओं की अनदेखी हो रही है, वो भी बहुत चिंतनीय है। ये गंभीर मामला है और इसकी अनदेखी कतई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो एक चुप्पी से नजर आती है, एक सेलेक्टिवनेस नजर आती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। इन सब के बीच आपको बता दें कि आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंच रहे हैं, जहां वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया था। आज ढाका में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले हिंसा के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का ढाका पहुंचना एक बड़ा संदेश साबित होगा। उधर बांग्लादेश के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने आरोप लगाया कि खालिदा जिया की मौत के लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं। সুপ্রিম কোর্টের আপিলের ডিভিশনের রায়ের মধ্যে বারবার বলা হয়েছে যে বেগম জিয়াকে যেই
মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ রংলি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জিজ্ঞাসা প্রসূতভাবে ওনাকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। ওনাকে জেলখানায় বিভিন্ন সময় যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল, ওনাকে আমরা হয়তো এত তাড়াতাড়ি হারাতাম না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বেগম জিয়ার এই মৃত্যুর পিছনে ফ্যাসিস্ট যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা এবং ওনার যে সরকার আছে অবশ্যই তার দায় রয়েছে। अब देखिए, अंदरूनी पॉलिटिक्स से खालिदा जिया को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। शेख हसीना पर आरोप लगते रहे हैं। आरोप ये कि 2018 में जब खालिदा जिया को जेल में डाला गया था तभी से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उनके वकीलों ने इजाजत मांगी थी कि उनको विदेश लेकर जाया जाए इलाज के लिए, लेकिन ये इजाजत तब बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार ने नहीं दी थी। लेकिन आज की खबर जो है अवधेश जी, वो ये है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसे हालातों में, जब बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत मधुर नहीं है, ऐसे हालातों में जब हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, वो खालिदा जिया के जनाजे में आज शामिल होने जा रहे हैं। इससे क्या बदलेगा, क्या संदेश जाएगा? बांग्लादेश से हमारे संबंध मधुर तो छोड़िए, इस समय की परिस्थिति में बांग्लादेश और भारत के बीच का ये देखा जाए तो संबंध है ही नहीं। एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। हमारे देश में बांग्लादेश के रवैये से, वहाँ के कट्टरपंथियों के रवैये से गुस्सा है। बांग्लादेश का मानना है कि आपने शेख हसीना को रखा है जो हमारे यहाँ के लिए जो है क्रिमिनल है, उसको हम सजा दे चुके हैं, आप छोड़ नहीं रहे हैं। तो एक तनावपूर्ण संबंध है। उस तनावपूर्ण में अगर ये गए हैं तो जाहिर है कि बांग्लादेश के साथ एक संवाद की स्थिति भविष्य के राजनीतिक परिवर्तन में कायम रहे और एकदम से नॉन कम्युनिकेबल स्थिति न बन जाए, इसके लिए वो गए हैं। और जब तारिक रहमान लंदन से चल रहे थे तो हमारे लोगों ने उनसे भी वहां संपर्क किया था। ऐसा नहीं था कि उनके साथ संवाद नहीं किया था। भारत को इसका अनुमान लग गया था और तभी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब खालिदा जिया जी वहां अस्पताल में थी तो उनके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए पोस्ट किया था। तो ये एक कोशिश है। चूंकि बीएनपी एक कट्टरपंथी पार्टी मानी जाती रही है, 1991 से 96, 2001 से लेकर 2006 के खालिदा जिया के शासनकाल में भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर हुआ, पाकिस्तान की यात्रा की। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सार्क की यात्रा तक रद्द कर दी पड़ी भारत विरोधी बयानों के कारण। लेकिन इस चुनाव में यह देखा गया है कि अब उन्होंने जो जमाते इस्लामी के साथ अपनी दूरी बनाई है और जो तारिक रहमान ने कहा है कि न हमको दिल्ली न पिंडी यानी रावलपिंडी, हमारा बांग्लादेश फर्स्ट होगा, तो इसमें एक उम्मीद की किरण जगी है कि 17 सालों बाहर रह के आए हैं, उनका भाव थोड़ा अलग होगा। अगर नहीं भी होता है तो हमको आज व्यवस्था में तालिबान के साथ अफगानिस्तान में संबंध बनाए रखने पड़े हैं और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और बांग्लादेश के साथ तो हमारे आज के संबंध नहीं बताता हूं, बंगाल से लेके बिहार तक के रोटी के संबंध है, बेटी के संबंध है, लोगों का आवागमन है, बसें जाती है, हमारे अनेक तीर्थ स्थल वहां हैं, वहां के लोग हैं, तो इसको बनाए रखने की आवश्यकता है। तो चूंकि विदेश मंत्री वहां गए हैं, उनका तारिक रहमान साहब से भी भेंट होगी, मोहम्मद यूनुस से भी भेंट होगी, वहां के जो विदेश मंत्रालय के सलाहकार हैं जो भारत विरोधी बयान देते रहे हैं, उनसे भी बातचीत होगी। तो एक शायद रास्ता संवाद का भी निकलेगा। एक गुंजाइश, एक उम्मीद के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि जितने खराब संबंध हो गए हैं तो थोड़ा सा आप एक लिहाज भी होता है, आप संवाद कर सकते हैं।